Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, and I'm also fine here too. You are listening to your English teacher, Master Nayan Thapa. Today we are going to discuss the second unit of the second part of the second chapter, that is a gift of chapel. I hope you all understood the first part. Let us go through the second part. Okay. Mredo crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. So मृदु क्रिप्टॉप का मतलब है चुपके से आना, चोरी चुपके से। चोरी चुपके से उसने खिड़की से जाकर झांक कर देखा तो लली थोड़ा दूर पे बैठा हुआ था। ऑकवर्डली का मतलब है इन अनईजी वे, अनईजी, ऑकवर्डली का मतलब है अनईजी। अनईजी वे पे उसने अपने वायलिन एंड बो स्ट्रिंग पकड़ा हुआ था। और एल वॉज जटिंग आउट का मतलब है बाहर को निकलना। ओके, उसका जो इल्वोस है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। एंड और आईज ग्लेस्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसके बाद उसका ग्लेस्ड का मतलब है जो चमकता हुआ। ओके, वो बहुत कंसंट्रेशन कर रहा था, म्यूजिक मास्टर को कंसंट्रेशन कर रहा था, जिसके कारण से उसका आँख चमकता हुआ था, चमक रहा था। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. So उसका सामने मोस्टली वो उसका जो बॉडी है खिड़की को, उसका पीठ पीठ खिड़की का ओर था, और वो था एक बोनी फिगर। बोनी फिगर का मतलब है बहुत पतला था, पतले थे वो इंसान। तो वो कौन था? वो उसका म्यूजिक मास्टर था। ही हैड अ मोस्टली ब्लेड हेड विथ अ फ्रिंक ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड एन ओल्ड फैशन टफ। सो उसका म्यूजिक मास्टर कैसा था? एकदम पतला था, पतले थे। उसका ब्लेड हेड का मतलब टकला। ओके, सो उसका बाल कैसे थे? ज़्यादा से उसका बाल टकला था। तो ब्लेडेड, और उसके बाद उसके जो पुराने ज़माने का टफ का मतलब है जो पंडित जी गुरुजी लोग का होता है, बहुत लंबा बाल, एकदम एट द टॉप ऑफ द हेड, उसी को टफ कहता है। वो था एकदम ऑयल लगा हुआ था, उसका वो बाल पूरा कानों से होते हुए गिर रहा था नीचे। और गोल्ड चेन ग्लिम्ड का मतलब है चमकना। अराउंड इज लेदर नेक का मतलब है बहुत पतला गर्दन था उसका, लेदर नेक। और गोल्ड चेन, उसका जो पतले गर्दन पे एक गोल्ड चेन था, वो क्या हो रहा था? चमक रहा था। एंड अ डायमंड रिंग अराउंड हिज एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वायलिन। उसके बाद उसके उंगली पर एक डायमंड का रिंग था, वो भी ग्लिटर्ड, वो भी चमक रहा था। ओके, एज इड ग्लीडेड का मीनिंग दिया है मूव्ड अलोंग स्मूथली, अप एंड डाउन, एकदम स्मूथली अप एंड डाउन चल रहा था। वो स्टीम पे, वायलिन के स्टीम पे अप एंड डाउन एकदम स्मूथली चल रहा था। और लार्ज फूड स्टॉक आउट फ्रॉम बीनीथ इज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। सो वेस्टी का मतलब है धोती। तमिल लैंग्वेज पे वेस्टी को क्या कहा जाता है? धोती। धोती को वेस्टी कहा जाता है तमिल लैंग्वेज पे। सो उसका बहुत बड़ा लार्ज फूड, उसका बड़ा सा जो पैर है वो अपने धोती का एक गोल्ड बॉर्डर्ड, उसका जो धोती था उसका नीचे जो डिजाइन होता है बॉर्डर, वो गोल्डन था। ओके, उसी का नीचे से उसका पैर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रीनी बिग टोज। सो उसका जो धोती से पैर निकल रहा था, वो पैर से वो क्या कर रहा था? जमीन पे टाइमिंग बीट दे रहा था। जैसे म्यूजिक लिसन करते समय तुम लोग क्या करते हो? अपना पैर को हिलाते हो, जो जमीन पे मारते हो ऐसे करके, वैसे उसका पैर भी हिल रहा था, जमीन पे बीट कर रहा था। स्क्रीनी का मतलब है पतले 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 लंबे। ओके,
He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin. So he played few notes. लली उसने थोड़ा सा एक नोट्स प्ले किया. लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. सो स्टम्बल का मतलब है फॉल आउट करना है. हैजी फॉलोड इट हेल्टिंगली. फॉलोड इट हेल्टिंगली का मतलब है लड़खड़ाते हुए उसको फॉलो करना. सो म्यूजिक मास्टर ने थोड़ा नोट्स प्ले किया वायलिन पे. लिली ने लड़खड़ाते हुए उसको जो म्यूजिक मास्टर प्ले कर रहा था वैसे ही अपने वायलिन पे वो ट्राई कर रहा था. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड. जो क्या देख रहा था, एकदम अनहैप्पी एंड हेल्पलेस दिख रहा था उसके हाथ पे. व्हाट अ डिफरेंट. द म्यूजिक मास्टर नोट्स seems to float off and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. So म्यूजिक कितना डिफरेंट था म्यूजिक मास्टर और लली का वायलिन का साउंड पे. म्यूजिक मास्टर का वायलिन जो प्ले हो रहा था उसका साउंड कैसे था, बहुत ही अच्छा, परफेक्टली, एकदम परफेक्टली निकल रहा था. जैसे ऐसा लग रहा था कि फ्लोट ऑफ एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. बहुत ही अच्छा वो निकल रहा था म्यूजिक मास्टर का. इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन fitting smoothly into the rail and whizzing alone, as Ravi said. So म्यूजिक मास्टर का जो एकदम अच्छा मेलोडी जो वो था, उनका धुन था वो बहुत अच्छा था. ओके. सो उनका धुन कैसे सुन रहा था, जिससे एक बहुत ही शांत ट्रेन अपने पटरी पे बहुत ही आराम से चल रहा है. ओके. कितना अच्छा साउंड देते हुए, रन मारते हुए ट्रेन आराम से अपने पटरी पे चल रहा है. वैसे ही था म्यूजिक मास्टर का जो वायलिन बजाने का धुन. मृदु स्टेड एट द यूज. स्टेड का मतलब है एकदम वो देखना, एकदम किसी चीज को घूर के देखना. ओके. घूर के. एट द यूज bringed hand moving effortlessly of the violin stem making lovely music. मीडू ने किसको देखा, एक बहुत बड़ा यूज हाथ को देखा. ओके. जो क्या हो रहा था, एकदम स्मूथली, एफर्टलेसली, एकदम बिना मेहनत के साथ स्मूथली वायलिन पे चल रहा था. एकदम बहुत ही अच्छा साउंड म्यूजिक निकाल कर. स्क्वाट. देयर वॉज लली डेयरलिंग अगेन. फिर से क्या हुआ, लली का बहुत ही डेयरलिंग, एकदम गंदा सा साउंड आने लगा. आमा कम वेल फ्रॉम द गेट. ओके. आमा केम वेल फ्रॉम द गेट. आमा. ओ. सो गेट से एक आवाज आया, आमा बोलकर. WAIL वेल. वेल का मतलब है एकदम हाई पिच पे बुलाना है, जैसे बहुत पेन, दर्द के साथ या फिर बहुत दुख के साथ एक जोर से बुलाना. जैसे अगर तुम गिरोगे तो तुम मम्मी को कैसे बुलाओगे घर पे, जो उस वक्त साउंड निकलता है उसी को कहता है WAIL वेल. ओके. गेट से एक आवाज आया, आमा करके, बहुत दुख के साथ. ओके. Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. So उसका मम्मी का साउंड आया बैक वरांडा से, जहाँ पर वो अपने तपी के साथ बैठकर बात कर रहा था. वहीं से एक साउंड आया, जो साउंड था उसका मम्मी का. वो क्या बोलकर, रवि उस बेगर को, वो भिखारी को वहां से भगा दो बोलकर. He has been coming here every day. Excuse me. He has been coming here every day from the last week, and it's time he found another house to bake from. So उसने बोला कि उसका आप क्या हुआ, ये
रोज आता है। अब पिछले हफ्ते से ये रोज इधर आ रहा है और ये टाइम क्या हुआ है कि इनका दूसरे घर वो घर घर भीख मांगते जाता है, चलते रहता है। तो अभी ये हमारा घर में आने का टाइम हुआ है इसका, ये रोज आता है बोलकर पति एक्सप्लेन टू तपी, पति ने तपी को बोला। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. So मम्मी ने बोला उनको भगाने के लिए। सो रवि गया था बाहर। सो रवि का पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए मृदु और मीना भी उसका पीछे पीछे बाहर चला गया। जब वो लोग बाहर चला गया तब देखा कि वो जो भिखारी था बेगर ऑलरेडी वो गार्डन पे घुस चुका था और घुसने के बाद वो अपने आप को एकदम शांत तरीके से बैठ रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk. तो वो क्या कर रहा था, अपने जो अपने अपर क्लोथ्स होता है जो टी शर्ट वो निकाल वो खुलकर अपर क्लोथ उसको नीम ट्री था वहाँ गार्डन पे उसको बिछाकर वो वहाँ पर बिगर नीम ट्री। सो वो वहाँ पर नीम ट्री के अंदर नीचे वो किया था। एंड वॉज लीनिंग, उसके बाद वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर बैठकर जो नीम ट्री का ट्रंक होता है, ट्रंक का मतलब ब्रांचेस लाइक दैट ओनली, ओके, जो ट्रंक होता है उस पे वो क्या कर रहा था, लीन कर रहा था। लीन का मतलब है उसका सपोर्ट लेकर, झुकाव देकर, उस नीम ट्री को ऐसे झुकाव देकर वहां पर वो बैठा हुआ था। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. So वो क्या कर रहा था, apparently का मतलब ये हो सकता है, ओके, might be, या फिर किसी apparently का मतलब है as far as one knows or one can, जहाँ तक इसको मालूम है या फिर क्या है इसने देखा है, उसी को apparent कहता है। जहाँ तक उसको मालूम है या फिर उसने देखा है, apparently। जैसे यहाँ पर क्या किस लिए इस्तेमाल किया गया है, देखो, apparently prepared to take a little snooze। तो जहाँ वो क्या करने वाला था, वो थोड़ा सा सोने वाला था, स्नूज थोड़ा सा सोने वाला था, ओके। वेल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। ALMS, आर्म्स का मतलब है भीख, दान, दान के लिए वो देख रहा था, दान के लिए वो बैठ रहा था। उसको मालूम था कि वहाँ से कोई दान देगा, इसलिए वो वहीं पर बैठा हुआ था, दान जो भीख होता है उसी का वेट करते हुए। Go away, said Robbie sternly. My pati says it's time you found another house to bake from. So उसने रवि ने बोला जाओ यहाँ से। स्ट्रेनली का मतलब है इन अ सीरियस मैनर, बहुत ही सीरियस मैनर के साथ एकदम, ओके। उसने बोला जाओ यहाँ से, मेरा जो दादाजी जो है तभी उसने बोला कि ये तुम्हारा इधर आकर भीख मांगने का टाइम है, तो यहाँ से निकल जाओ तुम, बोलकर बोला। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. So जब बोला तब बेगर ने अपने आँख को बहुत बड़ा बड़ा करके एक एक को बहुत घूर के देखा, ओके। घूरना, GAZT, गेज का मतलब है घूरना, घूर के देखा। रवि, मृदु और मीना को एक एक करके घूर के देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग्स। सो उसने लास्ट में जाकर क्या बोला, इस घर का लेडी ने, इस घर का औरत ने वैसे बोला बोलकर एकदम इन अ वेरी चॉक्ड विथ इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग्स, एकदम उसका वॉइस कैसा था, बहुत दुख जैसा, दुख भरा वॉइस था, ओके। उसने दुख भरा वॉइस से बोला क्या इस घर का लेडी ने हमको वैसे बोला बोलकर। आर वेरी काइंड सोल,
ये घर का जो लेडी है वो क्या है, बहुत काइंड सोल है, बहुत अच्छे इंसान है। आई हैव kept my body and soul together on their generosity for a whole week। तो उसने बोला मैंने इस घर के जो मालिक है उनके पैरों पे मेरा जो जेनरसिटी का मतलब है उदारता, जैसे द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। ओके, जो काइंड होने का क्वालिटी है वो सब होल क्वालिटी, मेरा जो काइंड होने का क्वालिटी है सब मैंने क्या किया है इन घर के मालिक के लिए। वो बहुत मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं ये घर के मालिक को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत काइंड हूँ, वो भी हमको बहुत काइंड करता है, बोल रहा है। ओके, he said at sorry I cannot believe that they would turn me away। मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो लोग हमको क्या करेगा, भगाएगा। He raised his voice, उसने अपना वॉइस उसने वैसे करके बोला। अम्मा, उसने जोर से राइस्ट मतलब थोड़ा ऊपर करना है, वॉइस को थोड़ा ऊपर, थोड़ा ज़्यादा करके, ज़्यादा वॉल्यूम पे। अम्मा अम्मा ओ सेड दिस विल माइट बी। विल का मतलब मालूम है, मैंने अभी बोला WAIL विल। विल का मतलब जो एक हाई पिच पे बोलना, जैसे दुख या फिर तकलीफ के समय पे जो तुम जोर से बोलते हो वैसे। सॉरी वेयर आई वाज, सेड इज विल माइट बी। उसका जो वेल था, उसका जो वॉइस था अम्मा अम्मा बोल के, वो बहुत दुख था। ओके, माइट बी वो बहुत दुख था। बट इट सर्टेनली वॉजन फीबल, लेकिन वो क्या था, वो माइट बी वो हो सकता है कि वो बहुत दुख था, लेकिन वो एक फीबल का मतलब है जो बीमार के कारण से जो बीमार के कारण से जो फिजिकल एकदम अच्छा नहीं होता है। जब तुमको बहुत बुखार रहता है तो कैसे बोलते हैं अम्मा अम्मा, वैसे जितना दुख होता है उस पर उतना दुख नहीं था। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल somewhere in his withered belly and came booming out of his stomach with its few remaining teeth stained brown with betel chewing। So उसका जो वो था वो एकदम अंदर से आया था। ओके, उसका वेदर्ड बिल्ली अंदर से एकदम पेट का नीचे से वो साउंड आया था, नीचे से होते हुए अपने मुंह से बहुत स्ट्रांगली निकल के आया। ओके, बहुत स्ट्रांगली एकदम मुंह से निकल आया। तो उसका मुंह कैसे था, विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसका बहुत कम टीथ था, वो जो टीथ होता है दांत बहुत कम था, मुंह से निकल के बोला। ओके, टीथ भी कैसे था, बहुत गंदा। ओके, किस चीज़ के कारण से, बेटल चुइंग का मतलब है पान खाकर उसका जो दांत था वो बहुत गंदा हो चुका था। स्टेन का मतलब STAINED, स्टेन का मतलब है जो दाग होता है वो धोने पर भी नहीं जाता है, बहुत मुश्किल पड़ता है वो जाने पे, उसी को कहता है स्टेन ब्राउन कलर का हो चुका था। पान खाते खाते उसका दांत भी बिगड़ गया था। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन सेड रुक्मणी। सो रुक्मणी ने बोला रवि उसको बोल दो कि किचन पे खाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, एंड इज नॉट टू कम अगेन, और उसको बोल दो कि उसको यहाँ पर फिर से मत आने के लिए। ओके, टेल हिम दैट शी साउंडेड फीड अप। वो कैसे, उसका जो रुक्मणी है वो क्या था, बहुत तंग आ चुका था, उसका साउंड ऐसे लग रहा था कि उनको बहुत तंग आ चुका है। फीड अप का मतलब है तंग आना किसी चीज पे। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, what his mother said had been easy for them all to hear। सो जो रवि ने वो बेगर को फिर से बताने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि जो उसका मम्मी ने बोला वो सब इतना ज़ोर से बोला कि
वो सबको सुनाई दिया, जो भी उधर था सबको सुनाई दिया। द बेगर सेट अप एंड साइंड। सो द बेगर सेट अप, एक्सक्यूज मी, वो बेगर खड़ा हुआ और वो निकलने वाला था। ओके, आई विल गो ही सेड वेरीली। उसने बोला, सिन का मतलब है सिंस का मतलब है डीप ब्रीथ, एकदम बहुत ही डीप ब्रीथ लेकर उसका जो दुख है उसको दिखाना। ओके, आई विल गो ही सेड वेयरली। वेयरली का मतलब है एकदम बहुत ज्यादा थकान के साथ। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, द सन इज सो हॉट, द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। सो उसने बोला, हम जाएंगे, बहुत थका हुआ आवाज के साथ बोला कि हम जाएंगे, लेकिन थोड़े देर के लिए इस नीम ट्री का अंदर हमको रेस्ट करने दो, क्योंकि अभी क्या है, धूप बहुत ज्यादा है। और जो रोड का टार होता है, जो रोड बनाते समय यूज किया जाता है ब्लैक कलर का, वो उसको कहता है टार। ओके, जो टार है वो भी मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। सो मेरा पैर जो है वो ऑलरेडी धूप के कारण से जल चुका है। ब्लिस्टर का मतलब है जो इधर दिया है, जो घाव होता है स्किन पे ज़्यादा जलने से या फिर रब करने से किसी को ब्लिस्टर कहता है। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। तो उसने अपने पैर है उसको सीधा करके वो अपना जो पैर पे घाव था उसको दिखाने का प्रयास कर रहा था, दिखा रहा था। I suppose he does not have the money to buy chappals, Mridu whispers to मीना एंड रवि। सो उसने रवि ने क्या बोला, मुझे लग रहा है कि इनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बोलकर विस्पर एकदम कान में एकदम धीरे से बोलना। मीना रवि को बोला, हैव यू गॉट एन मीना ने बोला, हैव यू गॉट एन ओल्ड पियर इन द हाउस समवेयर? आई डोंट नो सेठ रवि। तो रवि ने उसने बोला, क्या तुम्हारा घर में कोई एक पुराना एक जोड़ी चप्पल है, बोलकर पूछा। तो रवि ने बोला, हमको नहीं मालूम। माइन आर टू स्मॉल टू फीड हिज फीड और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। तो रवि ने बोला, मेरा जो चप्पल है बहुत छोटा है, उसके पैर पे फिट नहीं होगा, अगर होता तो हम उसको क्या करते, हम उसको देता। एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदु एंड मीनस। और उसका जो पैर है, उसका जो फीट है नीचे का, वो क्या था, मीना, रवि और मृदु तीनों से बड़ा था। द वेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। तो उसने अपने अपर क्लोथ को थोड़ा हिलाया, उसके बाद अपने जो धोती है उसको भी टाइट किया, और उसने अपने आँख को उठाकर ऐसे आँख उठाकर उसको देखा, रोड को एकदम फियरफुल्ली, एकदम फियर का मतलब डर। ओके, फियरफुल्ली एकदम डर के साथ उस रोड को देखा। जो रोड कैसे थे, ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। ग्लीमिंग का मतलब धूप के ज्यादा, आफ्टरनून का जो गर्मी होता है, धूप होता है, उसके कारण से चमक रहा था। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फियर। तो मीना ने बोला, उसको अपने पैर में लगा पहनने के लिए कुछ होना चाहिए, ये एकदम फियर नहीं है। ओके, एज सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग इट्स नॉट फियर। सो सॉरी, रवि ने बोला,
आई एम थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, हम भी वही सोच रहे। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग का मतलब है क्राई नोइजीली एंड अनकंट्रोलेबल। वो रवि को भी बहुत दुख लगा उनको देखकर। ओके, इट्स नॉट फियर, ये फियर नहीं है। इट्स नॉट फियर, isn't going to help. In 2 minutes you will be frying his feet on that road. अब 2 मिनट में क्या होगा, वो अपने पैर को उस रोड पे फ्राई, उसका पैर क्या होगा, रोड पे फ्राई होगा 2 मिनट में। What he need is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि ने क्या क्या किया, उस चप्पल को, अब उनके लिए चप्पल कहाँ से लेंगे जब बोला, तब रवि ने बोला चलो हम जाकर ढूंढेंगे घर पे जाकर। तो मीना और मृदु को रवि ने खींच के घर की ओर लेकर गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fall on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? तो मीना जैसे वरंडा पे पहुंच गया, वैसे उनको क्या देखा, जब पहली बार वो आया था उस वक्त उसने देखा था एक बहुत ही पुराना और गंदा चप्पल था उधर। ओके, उसी के ऊपर उसका आँख गया और उसने रवि को विस्पर किया, वो चप्पल किसका है बोलकर। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old स्लीपर। उसके बाद रवि ने भी उसको देखा। ओके, रवि टर्न एंड ग्लेंस, GLANCD, ग्लेंस का मतलब है टू टेक अ ब्रीफ और हरीड लुक, एकदम जल्दी से या फिर ब्रीफ, एक छोटा सा लुक उसको देना, छोटा सा उसको लुक्स देना। ओके, सेबी लुकिंग, सेबी का मतलब है जो बहुत ही एकदम पुअर कंडीशन में होता है, उसको सेबी कहता है। बहुत पुअर कंडीशन में था। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, स्टर्डी का मतलब है स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ड, एकदम मजबूत के साथ वो बनाया हुआ था। These are just the right size, he said, picking up them. तो रवि ने क्या बोला, ये जो चप्पल है ये एकदम राइट साइज है, उनको फिट होगा, जो भिखारी है उनको फिट होगा, वो बोलकर उसने चप्पल को उठाया। Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. So Meena and Mridu ने रवि को फॉलो किया, नर्वसली गार्डन पे जा रहा था उसको फॉलो करके, बैक इनटू द गार्डन। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. रवि ने उस चप्पल को उस बूढ़े भिखारी के सामने गिराते हुए बोला, यहाँ पर है चप्पल तुम्हारे लिए। Wear this and do not come back. ये पहनो और यहाँ पर कभी मत आओ वापस। The beggar stared at the slipper. बेगर ने उस चप्पल को घूर के देखा। Hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. तो क्या किया उसने, जैसे मृत्यु ने दिया एकदम उसको, उस चप्पल को घूर के देखा, उसके बाद अपने टॉवल जो होता है उसको जैसे फ्लंग का मतलब है थोड़ा फेंकना। ओके, अपने कंधे पर फेंका, उसके बाद जल्दी से उस चप्पल को पहनकर थोड़ी देर में एक गली पे जाकर गुम हो गया वो। The music master came out of the house and looked an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappal in the veranda where he had put them. So म्यूजिक मास्टर जो अंदर था वो बाहर निकल कर आया। तो निकल के आने के बाद उसने तीनों बच्चों जो है मृदु, मीना और रवि, उनको एकदम उनको देखा। ओके, जो क्या कर रहा था, नीम के पेड़ के नीचे क्वाइटली एकदम शांत से बैठकर मार्बल का मतलब मालूम है ना, क्या कहता है तुम लोग हिंदी में एक्चुअली। ओके, एनीवे मार्बल वो खेल रहा था। Then he searched for the chapel in the veranda where he had
पुट देम। उसके बाद उसने क्या किया, वरांडा पे अपने चप्पल को ढूंढने लगा जहाँ पर उसने रखा हुआ था। लली कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, शी हर्रिड अप टू हिम। उसने थोड़ी देर में लली बोल के बुलाया, उसके बाद लली दौड़ के उनके पास आया। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। उसने बोला क्या तुमने मेरा चप्पल को देखा? मुझे मालूम है कि मैंने वो चप्पल यहीं पर रखा हुआ था। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lily and the music master searching every corner of the veranda. So लली, रवि और मीना ने चुपके से बैठकर सॉरी नॉट लली, मीना, मृदु एंड रवि ने चुपके से बैठकर लली और म्यूजिक मास्टर को दोनों को क्या करते रहा, देखते रहा। वो लोग चप्पल ढूंढ रहा था, उन्हीं को देखते रहा। रवि सॉरी ही कर्ड अराउंड, स्क्रूड का मतलब है मूव क्विकली, एकदम जल्दी से चलना, चारों ओर जल्दी से इधर उधर चल रहा था। ओके, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड द क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट। क्रोचिंग का मतलब क्या है? क्रोचिंग का मतलब है थोड़ा झुक के बैठकर या फिर घुटने पे बैठकर किसी चीज़ को ढूंढते समय तुम लोग घुटने पे बैठकर क्या करोगे, थोड़ा नीचे झुक जाते हो, झुकना, उसी को क्रोचिंग कहता है। ओके, इधर उधर दौड़कर ढूंढ रहा था। उसके बाद क्रोचिंग करके नियर द फ्लावर पॉट, जो फूल का पॉट होता है उसी के सामने घुटने पे बैठकर नीचे सब जगह पर देख रहा था वो। ब्रेंट न्यू दे वेर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। तो वो जो म्यूजिक मास्टर है वो बोल रहा है, ढूंढते ढूंढते वो बात भी कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो बहुत नया था। ओके, मैंने पूरा माउंट रोड, जो उधर का एक टाउन का जो गली होता है, पूरा उधर जाकर उधर गया, मैं उधर जाकर खरीदा था, वो बहुत नया था बोलकर बोल रहा है। वेंट ऑन सेइंग, वो बोलते जा रहा था, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो। उसने बोला कि उसको खरीदने के लिए पूरा 1 महीने का तनख्वाह लगेगा, पूरा 1 महीने का तनख्वाह लगा हुआ था उसको खरीदने में बोलकर बोला। सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुक्मणी appeared looking harassed and पति following her। सो वो क्या किया, लिली अंदर जाकर उसने अपने मम्मी को बोला, तो उसका मम्मी भी उधर आ गया। लुकिंग हरेस्ड का मतलब है बहुत परेशान देख रहा था वो पति भी उसके साथ साथ आ गया। ओके, वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वो रीड पति। सो पति ने बोला ये कहाँ पर गुम हुआ होगा, ये बहुत दुख है, बहुत क्या है, बहुत अपसेटिंग का मतलब है बहुत दुख है कि बहुत शर्मिंदा, ओके, बहुत शर्मिंदा होने वाला चीज़ है कि कोई आकर इधर से चप्पल चुरा कर ले गया, क्योंकि इधर सो मेनी वेंडर्स का मतलब है, वेंडर्स किसको कहता है, जो लोग तुम्हारे घर पे सब्जी बेचने के लिए आता है, कपड़े बेचने के लिए आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक का बिल, जो अननोन पर्सन तुम्हारे घर पे कुछ काम लेकर आता है उसी को वेंडर्स कहता है। वो लोग वेंडर्स के बहुत वेंडर्स इधर आता है बोलकर बहुत परेशान होने लगा। रुक्मणी catch sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you, children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. तो क्या है, रुक्मणी ने ढूंढते वक्त क्या उन तीनों को देखा, रवि, मीना और मृदु, उनके ऊपर उनका आँख गया और उसने बोला क्या तुम लोग ने देखा है, क्या तुम लोग ने उसको देखा बोलकर पूछा। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या सॉरी उसने बोला कि क्या तुम लोग ने किसी को इधर वरांडा पे आते हुए देखा बोलकर पूछा। अ वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, तो उसका जो आईब्रो, ये जो दोनों आँख के बीच पे होता है जहाँ पर हम
तिलक लगाते हैं वहाँ पर वी शेप्ड, जब डाउट होता है तो तुम लोग क्या करते हो, आँख को थोड़ा वो करते हो, उस वक्त वी शेप्ड मोच जाता है इधर, वैसे मोच कर वी शेप फॉर्म हुआ है उसका आईब्रो पे, बिटवीन और आईब्रो, दोनों आँख के बीच पे। Another straight tighter one appeared in place of her unusual soft pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. So उसके पास क्या हुआ, जो उसका बहुत बहुत अच्छा स्वभाव का था रुक्मिणी, उसके पास एक अनदर वो आया, बहुत गुस्सा वाला नजर आया। तो उसको मृदु ने क्या बोला, एकदम श्रीवर, श्रीवर का मतलब है क्या कहता है, श्रीवल का मतलब थोड़ा काम के काम कम ना, व्हाट डू यू कॉल श्रीवल इन हिंदी, थोड़ा जब तुम लोग डरते हो तो तुम्हारा बॉडी पूरा हिलता है, उसी को श्रीवल कहता है। या फिर अगर कुछ होता है तो कोई डांटता है, या फिर तुम बहुत डरे हुए हो या फिर थके हुए हो, उस वक्त तुम लोग का बॉडी वो हिलता है, कांपता है, उसी को श्रीवल कहता है, कांपना को श्रीवल कहता है। बहुत कांप पर उसने बोला कि आप क्या है, रुक्मिणी को गुस्सा आ रहा है। She would not be so upset if she knew about the poor beggar which sore on his feet. She tried to tell herself. तो उसने खुद को क्या बोला है मृदु ने, रुक्मिणी इतना गुस्सा नहीं होता अगर उनको मालूम होता है कि वो बेचारे गरीब के पैर पे बहुत घाव था बोलकर, अगर उनको मालूम होता तो वो बहुत गुस्सा नहीं होता बोलकर उसने अपने आप को बोल रहा है। ओके, टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मिणी देयर वाज अ ब्रेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बोल्स ऑन हिज फेस। तो उसने एकदम डीप ब्रीथ लेकर उसने बहुत हिम्मत के साथ बोला,